हे एवरीवन, वेलकम टू नंबर वन स्टडी। आज हम करने जा रहे क्लास 7 हिंदी मल्हार बुक का चैप्टर 2 तीन बुद्धिमान। इस चैप्टर के क्वेश्चन आंसर्स। ये एक लोक कथा है जो तीन भाइयों की तेज दृष्टि, बुद्धिमत्ता और सोचने की शक्ति को दिखाती है। चैप्टर का एक्सप्लेनेशन वीडियो भी चैनल पर अवेलेबल है। अगर आपने वो वीडियो नहीं देखा है तो आपको उसका लिंक डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। आप वहां से वो वीडियो देख सकते हैं। और इस बुक के बाकी सारे चैप्टर्स और पोम्स के वीडियोस भी चैनल पर अवेलेबल है। आप प्लेलिस्ट चेक कर सकते हैं। क्लास 7 हिंदी मल्हार नाम से प्लेलिस्ट बनी है। आपको वहां पर सारे चैप्टर्स और पोम्स के वीडियोस मिल जाएंगे। चलिए अब स्टार्ट करते हैं तीन बुद्धिमान के क्वेश्चन आंसर्स। यहाँ पर मेरी समझ से इसमें क प्रश्न बोला है। लोक कथा के आधार पर नीचे दिए गए प्रश्नों का सटीक उत्तर कौन सा है। सटीक मतलब सही। आपको यहाँ पर सही उत्तर बताना है और उसके सामने तारा, तारा मतलब ये ऐसा स्टार बनाना है। कुछ प्रश्नों के एक से अधिक उत्तर भी हो सकते हैं। मतलब एक प्रश्न है, उसके 4 ऑप्शन दिए गए हैं। यहाँ पे बोला है कि एक ना होकर एक से ज्यादा भी ऑप्शंस आपके सही हो सकते हैं। चलिए वन बाय वन देखते हैं। लोक कथा में पिता ने अपने बेटों से धन संचय करने को कहा। उनकी इस बात का क्या अर्थ हो सकता है? कौन सा धन संचय करने के लिए कहा है, ये हमें बताना है। क्या उन्होंने खेती बाड़ी करना और धन इकट्ठा करना ये कहना चाहते थे, या पैनी दृष्टि और तीव्र बुद्धि का विकास करना, या फिर ऊंट का व्यापार करना, या गांव छोड़कर किसी नगर में जाकर बसना? ये चारों चीजें ना इस चैप्टर में आई हुई है, बट इसका परफेक्ट जो अर्थ है, जो मीनिंग है, वो कौन सा है? ये सेकंड ऑप्शन, पैनी दृष्टि और तीव्र बुद्धि का विकास। उन्होंने धन संचय इसी को कहा था। ठीक है। पिता ने वास्तविक धन नहीं बल्कि बुद्धि, समझ और ज्ञान को संचित करने की बात की थी। हमारा करेक्ट ऑप्शन कौन सा होगा? सेकेंड, पैनी दृष्टि और तीव्र बुद्धि का विकास करना। चलिए अब सेकेंड देखते हैं। इसमें बोला है तीनों भाइयों ने अपने ज्ञान और बुद्धि का उपयोग करके ऊंट के बारे में बहुत कुछ बता दिया। इससे क्या निष्कर्ष निकाला जा सकता है? अब तीनों भाइयों के पास बुद्धि थी, ज्ञान था, उन्होंने उसका यूज करके ऊंट के बारे में बहुत कुछ बता दिया। अब हमें बताना है कि इससे क्या निष्कर्ष निकाला जा सकता है। फर्स्ट ऑप्शन, बुद्धि का प्रयोग करके ऊंट के बारे में सब कुछ बताया जा सकता है, या फिर समस्या को सुलझाने के लिए ध्यान से निरीक्षण करना महत्वपूर्ण है, या किसी व्यक्ति का ज्ञान, बुद्धि और धन ही सबसे बड़ी ताकत है। और फोर्थ ऑप्शन, ऊंट के बारे में जानने के लिए दूसरों पर भरोसा करना चाहिए। आप बताइए, आपको इन चारों में से कौन सा ऑप्शन सही लग रहा है? मुझे तो यहाँ पर 2 ऑप्शन सही लग रहे। कौन से? ये सेकंड ऑप्शन, समस्या को सुलझाने के लिए ध्यान से निरीक्षण करना महत्वपूर्ण है, और किसी व्यक्ति का ज्ञान, बुद्धि और धन ही सबसे बड़ी ताकत है। क्योंकि कहानी हमें यही सिखाती है कि ध्यान से निरीक्षण और सोचने की शक्ति से बड़ी समस्या सुलझाई जा सकती है। इसके सेकंड और थर्ड जो ऑप्शन है वो सही है। यहाँ पर हम स्टार कर देंगे। चलिए अब थर्ड देखते हैं। राजा ने भाइयों की बुद्धिमत्ता पर विश्वास क्यों किया? क्वेश्चन में पूछा है कि राजा ने भाइयों की जो बुद्धिमत्ता थी उस पर विश्वास क्यों किया। ऐसा क्या किया तीनों भाइयों ने? भाइयों ने अपनी बात को तर्क के साथ समझाया, या फिर राजा को ऊंट के स्वामी की बातों पर संदेह था, या राजा ने स्वयं ऊंट और पेटी की जांच कर ली थी, या भाइयों ने राजा को अपनी बात में उलझा लिया था। इसका करेक्ट ऑप्शन कौन सा है? फर्स्ट, भाइयों ने अपनी बात को तर्क के साथ समझाया, ये सही है। और एक है कि राजा ने स्वयं ऊंट और पेटी की जांच कर ली थी। मुझे ये भी सही लग रहा है क्योंकि पेटी की जांच तो उन्होंने कर ली थी, इसीलिए। फर्स्ट और थर्ड इनके सामने हम स्टार्ट कर देंगे। चलिए अब नेक्स्ट है, एक और है। लोक कथा के पात्रों और घटनाओं के आधार पर राजा के निर्णय के पीछे कौन सा मूल्य छिपा है, ये बताना है हमें। क्या दोषी को कड़ा से कड़ा दंड देना हर समस्या का सबसे बड़ा समाधान है, या अच्छी तरह जांच किए बिना किसी को दोषी नहीं ठहराना चाहिए, या राजा की प्रत्येक बात और निर्णय को सदा सही माना जाना चाहिए, या फिर उनकी चोरी के निर्णय के लिए सेवक की बुद्धि का उपयोग करना चाहिए? इनमें से कौन सा करेक्ट ऑप्शन है? सेकंड,
अच्छी तरह जांच किए बिना किसी को दोषी नहीं ठहराना चाहिए। तो इसके सामने हम स्टार कर देंगे। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है, हो सकता है कि आपके समूह के साथियों ने भिन्न भिन्न उत्तर चुने हो। अपने मित्रों के साथ चर्चा कीजिए कि आपने ये उत्तर ही क्यों चुने, क्योंकि क्वेश्चन में बोला है ना एक से ज्यादा ऑप्शन भी हो सकते हैं, तो उनके हिसाब से उन्होंने अलग अलग ऑप्शन भी चूज किए हो सकते हैं। सो आपको चर्चा करना है, पूछना है कि भाई आपने इन्हीं ऑप्शन को क्यों चूज किया, और आप अपना भी बताएंगे कि आपने यही आंसर क्यों चूज किए। ठीक हो गया। चलिए अब नेक्स्ट है पंक्तियों पर चर्चा। पाठ में से चुनकर कुछ पंक्तियां नीचे दी गई है, इन्हें ध्यान से पढ़िए और इन पर विचार कीजिए। पंक्तियां मतलब लाइंस, तो इस चैप्टर में से कुछ लाइंस दी गई है, इन्हें ध्यान से पढ़ना है, इन पर विचार करना है और आपको इनका क्या अर्थ समझ में आया, अपने विचार अपने समूह में साझा कीजिए और लिखिए, और आपको इनका क्या अर्थ समझ में आया ये आपको बताना है। सो यहाँ पर फर्स्ट है, रुपए पैसे के स्थान पर तुम्हारे पास पैनी दृष्टि होगी और सोने चांदी के स्थान पर तीव्र बुद्धि होगी। ऐसा धन संचित कर लेने पर तुम्हें कभी किसी प्रकार की कमी न रहेगी और तुम दूसरों की तुलना में 19 नहीं रहोगे। तो ये लाइन पढ़कर हमें क्या समझ में आता है? तो यहाँ धन का मतलब केवल पैसे से नहीं बल्कि ज्ञान, बुद्धि और समझदारी से है। लेखक ये समझा रहे कि अगर किसी के पास तेज सोचने की शक्ति और सूझबूझ है, तो वह जीवन के किसी भी कठिनाई का हल निकाल सकता है और ये गुण किसी भी भौतिक धन से अधिक मूल्यवान है। मतलब सोने चांदी से भी बहुत मूल्यवान है। तो असली संपत्ति पैसा नहीं, बुद्धिमत्ता और दृष्टिकोण है। अगर हमारी सोच साफ है, तो हम हर स्थिति में आगे बढ़ सकते हैं। चलिए अब नेक्स्ट देखते हैं, हर वस्तु और स्थिति को पूर्णतः समझने और जानने का प्रयास करो, कुछ भी तुम्हारी दृष्टि से न बच पाए। अब ये जो लाइन है, ये जागरूकता और निरीक्षण की महत्ता को दर्शाती है। लेखक यह कहना चाहते हैं कि जीवन में हर छोटी बड़ी चीज को ध्यान से देखना और समझना चाहिए। जब हम चीजों को गहराई से समझते हैं, तभी हम सही निर्णय ले सकते हैं। तो सतही नजर से चीजें मत देखो, ऊपर ऊपर चीजें नहीं देखना है, गहराई में जाना है। अच्छा अवलोकन एक बुद्धिमान व्यक्ति की पहचान है। अब नेक्स्ट है, हमने अपने परिवेश को पैनी दृष्टि से देखने और बुद्धि से सोचने के प्रयास में बहुत समय लगाया है। तीनों भाइयों की ये बात दर्शाती है कि उन्होंने समय और मेहनत लगाकर अपने सोचने समझने की क्षमता को बढ़ाया है। ये भी दिखाता है कि बुद्धिमान बनना एक प्रक्रिया है, ये अभ्यास और निरंतर सीखने से आता है। सो बुद्धिमत्ता एक दिन में नहीं आती, लगातार अभ्यास और सोच से आती है। अपने आसपास के माहौल को समझना सीखने की पहली सीढ़ी होती है। सो ये करना चाहिए। चलिए अब नेक्स्ट देखते हैं, मिलकर करें मिलान। यहाँ पर हमें पेयर इनकी बनानी है। इस लोक कथा में से चुनकर कुछ वाक्य नीचे स्तंभ 1 में दिए गए हैं। तो ये रहा स्तंभ 1 और ये चैप्टर में से सेंटेंसेस है। उनके भाव या अर्थ से मिलते-जुलते वाक्य स्तंभ 2 में दिए गए हैं। इनका भाव या फिर इनके अर्थ से मिलते-जुलते वाक्य कहाँ है? स्तंभ 2 में है। सो आपको क्या करना है? स्तंभ 1 के वाक्यों को स्तंभ 2 के उपयुक्त वाक्यों से सुमेलित कीजिए, मतलब पेयर बनानी है। तो चलिए इसे सॉल्व करते हैं। तो यहाँ पर देखिए फर्स्ट है, कुछ समय पश्चात पिता चल बसे। सो इसका अर्थ क्या होता है? थोड़े समय के बाद पिता का देहांत हो गया। सो हम फर्स्ट की पेयर कहाँ लगाएंगे? सेकंड के साथ। ठीक हो गया। चलिए अब नेक्स्ट देखते हैं, हम कहीं भी क्यों न हो भूखे नहीं मरेंगे। इसका अर्थ क्या होता है? हम चाहे जहाँ भी हो, हमें खाने के लिए कुछ न कुछ मिल ही जाएगा। सो सेकंड की पेयर कहाँ लगाएंगे? फिफ्थ के साथ। तो चलिए इसे मैच करते हैं। ओके। अब नेक्स्ट है, घुड़सवार ने तीनों भाइयों को शंका की दृष्टि से देखा। तो इसका अर्थ है कि घोड़े पर सवार व्यक्ति ने तीनों भाइयों को अविश्वास से देखा। सो थर्ड की पेयर कहाँ लगेगी? फर्स्ट के साथ। अब नेक्स्ट है, बचपन से ही हमें ऐसी आदत पड़ गई है कि हम कुछ भी अपनी दृष्टि से नहीं चूकने देते। तो इसका अर्थ क्या होता है कि बचपन से ही हमें आदत हो गई है कि हम हर छोटी बड़ी वस्तु पर ध्यान अवश्य देते हैं। सो फोर्थ की पेयर कहाँ लगेगी? फोर्थ के साथ ही। अब नेक्स्ट है, लोगों के आश्चर्य का कोई ठिकाना न था। मतलब लोग इतने अचंभित थे कि उनका आश्चर्य व्यक्त करना कठिन था। सो फिफ्थ की पेयर कहाँ लगेगी?
थर्ड के साथ। ठीक हो गया? सो इस तरीके से हमने इसे मैच कर दिया। चलिए अब नेक्स्ट करते हैं सोच विचार के लिए। लोक कथा को एक बार फिर ध्यान से पढ़िए, पता लगाइए और लिखिए। लोक कथा को फिर से पढ़ने के लिए बोला है, बट ये तो हम ऑलरेडी कर चुके हैं। अगर आपने इसकी वीडियो नहीं देखी है सो डिस्क्रिप्शन में लिंक है, आप वहां से देख सकते हैं। तो यहाँ पर फर्स्ट है, तीनों भाइयों ने बिना ऊंट को देखे उसके विषय में कैसे बता दिया था। इसका आंसर क्या लिखेंगे कि उन्होंने रास्ते पर मिले संकेतों जैसे पैरों के निशान, चारे की बिखरी हुई स्थिति, मतलब एक साइड से चारा खा चुका था, एक साइड से चारा वैसा का वैसा था, और पैरों के छाप, इनका सूक्ष्म अवलोकन और तर्कपूर्ण विश्लेषण किया। नेक्स्ट है, आपके अनुसार इस लोक कथा में सबसे अधिक महत्व किस बात को दिया गया है? तार्किक सोच, अवलोकन या सत्यवादिता? लोक कथा के आधार पर समझाइए। लोक कथा के आधार पर हमें समझाना है कि इस लोक कथा में सबसे अधिक महत्व किस बात को दिया गया है। तार्किक सोच और अवलोकन को सबसे अधिक महत्व दिया गया है, क्योंकि भाइयों ने बिना ऊंट को देखे केवल निशानों के आधार पर पूरी जानकारी दी, इसलिए। अब नेक्स्ट है, लोक कथा में राजा ने पहले भाइयों पर संदेह किया, लेकिन बाद में उन्हें निर्दोष माना। राजा की सोच क्यों बदल गई? पहले तो वो उन्हें दोषी समझता है, फिर उन्हें दोषी नहीं समझता, मतलब उसकी सोच बदल जाती है, निर्दोष मानता है। तो राजा ने ऐसा क्यों किया, यह हमें बताना है। इसका आंसर क्या लिखेंगे? जब भाइयों ने अपनी बात को तर्क और प्रमाण के साथ समझाया, तब राजा को उनकी बात सही लगी और उसने उन्हें निर्दोष माना। नेक्स्ट क्वेश्चन, ऊंट के स्वामी ने भाइयों पर तुरंत संदेह क्यों किया? आपके विचार से उसे क्या करना चाहिए था जिससे उसे अपना ऊंट मिल जाता? तो ऊंट का स्वामी मतलब ऊंट चलाने वाला, वो क्या करता है, एकदम से तीनों भाइयों पर संदेह करता, डाउट करता है। तो यहाँ पे अब हमसे पूछा है कि आपके विचार से उसे क्या करना चाहिए था जिससे कि उसे अपना ऊंट मिल जाता। इसका आंसर क्या लिखेंगे कि ऊंट के स्वामी को लगा कि जानकारी सिर्फ वही दे सकता है जिसने ऊंट को देखा या चुराया हो, तो उसे पहले ठोस प्रमाण इकट्ठा करने चाहिए थे, न कि बिना कारण आरोप लगाना चाहिए था, है ना? नहीं तो उसे अपना ऊंट मिल जाता। नेक्स्ट है, पिता ने बेटों को दूसरे प्रकार का धन संचित करने की सलाह क्यों दी? इससे पिता के बारे में क्या क्या पता चलता है? पिता गरीब थे और उन्होंने अपने बेटे को कौन सी सलाह दी थी कि दूसरे प्रकार का धन संचित करे। तो इससे पिता के बारे में हमें क्या क्या पता चलता है? इसका आंसर क्या लिखेंगे? पिता ने उन्हें बुद्धि और समझ का धन इकट्ठा करने को कहा, जिससे पता चलता है कि वे दूरदर्शी, व्यवहारिक और समझदार थे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, राजा ने भाइयों की परीक्षा लेने के लिए पेटी का उपयोग किया। इस परीक्षा से राजा के व्यक्तित्व और निर्णय शैली के बारे में क्या-क्या निष्कर्ष निकाला जा सकता है? क्योंकि पेटी का उपयोग करना राजा का आइडिया था, है ना? अब हमें बताना है कि ये जो उन्होंने परीक्षा ली थी राजा ने, तो इससे उनके व्यक्तित्व और निर्णय शैली के बारे में हम क्या-क्या निष्कर्ष निकाल सकते हैं? इसका आंसर हम क्या लिखेंगे? इससे पता चलता है कि राजा न्यायप्रिय, तर्कशील और जांच पड़ताल के बाद निर्णय लेने वाला शासक था। नेक्स्ट क्वेश्चन, आप इस लोक कथा के भाइयों की किस विशेषता को अपनाना चाहेंगे और क्यों? वैसे तो तीनों भाइयों में विशेषता है ना? अब हमसे पूछा है कि इस लोक कथा के भाइयों की किस विशेषता को अपनाना चाहेंगे और क्यों? ये सबका डिफरेंट आंसर होगा। एक सैंपल आंसर देखते हैं। देखिए ऐसे आप लिख सकते हैं, मैं उनकी बारीकी से देखने की आदत मतलब अवलोकन और तर्क करने की क्षमता को अपनाना चाहूंगी, क्योंकि ये गुण जीवन की समस्याओं को समझने और हल करने में बहुत काम आते, इसलिए। अब नेक्स्ट है अनुमान और कल्पना से अपने समूह में मिलकर चर्चा कीजिए। यदि राजा ने बिना जांच के भाइयों को दोषी ठहरा दिया होता, तो इस लोक कथा का क्या परिणाम होता? मतलब राजा ने तो जांच की, है ना? मतलब सब कुछ देखा, उसके बाद उन्होंने उन भाइयों को दोषी नहीं ठहराया। लेकिन अगर वो जांच नहीं करते और उन भाइयों को दोषी ठहराते, तो फिर इस लोक कथा का क्या परिणाम होता? इसका आंसर हम क्या लिखेंगे? भाइयों के साथ अन्याय होता, उनकी बुद्धिमत्ता पर सवाल उठता और राजा की छवि भी एक अन्यायी व अंध निर्णय लेने वाले शासक की बनती। साथ ही लोक कथा का संदेश भी कमजोर पड़ जाता। चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। यदि भाइयों ने
अनार के बारे में सही अनुमान न लगाया होता तो लोक कथा का अंत किस प्रकार होता? अपने विचार व्यक्त करें। उन्होंने जो अनुमान लगाया अनार का वो सही निकला, लेकिन अगर वो सही नहीं निकलता तो फिर इस लोक कथा का अंत किस प्रकार होता ये हमें बताना है। सो इसका आंसर हम कैसे लिखेंगे कि राजा को उनके ज्ञान पर संदेह होता, उनके मतलब किसके? भाइयों के, और उन्हें झूठा या चालाक समझा जाता। इससे उनका सम्मान कम होता और कहानी का नायकत्व खो जाता। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। लोक कथा में यदि तीनों भाई ऊंट को खोजने जाते तो उन्हें कौन कौन सी कठिनाई का सामना करना पड़ सकता था? क्वेश्चन में पूछा है कि लोक कथा में अगर तीनों भाई उनको खोजने निकलते तो फिर उन्हें कौन कौन सी कठिनाइयों का सामना करना पड़ सकता था। सो वो रास्ता भटक सकते थे, उनकी पहचान न कर पाना, थकान और संसाधनों की कमी रहती, और किसी पर संदेह करने पर टकराव होता है ना। चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। घ यदि राजा के स्थान पर आप होते तो भाइयों की परीक्षा लेने के लिए किस प्रकार के सवाल या गतिविधियां करते? अपनी कल्पना साझा करें। जो राजा ने किया उससे अलग आप क्या करते उन तीनों भाइयों की परीक्षा लेने के लिए? सो इसका आंसर सबका डिफरेंट होगा। एक सैंपल आंसर देखते हैं। तो इसका आंसर हम कुछ इस तरीके से लिख सकते हैं कि मैं उन्हें कोई जटिल रहस्य या वस्तु देकर कहती कि केवल निरीक्षण से उसका अनुमान लगाए, या उन्हें अपरिचित घटना बताकर तर्क से निष्कर्ष निकालने को कहती। चलिए अब नेक्स्ट है शब्द से जुड़े शब्द। इसमें बोला है नीचे दिए गए रिक्त स्थानों में बुद्धि से जुड़े शब्द अपने समूह में चर्चा करके लिखिए। बुद्धि से जुड़े शब्द यहाँ पर हमें लिखने हैं। सो बुद्धि से जुड़े शब्द हम लिख सकते हैं विवेक, ज्ञान, समझ, मति, प्रज्ञा और स्मृति। ये सारे शब्द बुद्धि से जुड़े हुए हैं। अब नेक्स्ट है लोक कथा को सुनना। अब इसे रीड करते हैं और इसे समझते हैं। लोक कथा के लिखित रूप में आने से पहले कहानियों का प्रचलन मौखिक रूप में ही पीढ़ी दर पीढ़ी चलता था। इसमें कहानी सुनने सुनाने और याद रखने की महत्वपूर्ण भूमिका होती थी। कहानी कहने या सुनाने वाला इस तरह से कहानी सुनाता था कि सुनने वालों को रोचक लगे। इसमें कहानी सुनने वालों को आनंद तो आता ही था, कथा उन्हें याद भी हो जाती थी। अब आप अपने समूह के साथ मिलकर इस लोक कथा को रोचक ढंग से सुनाइए। लोक कथा को प्रभावशाली और रोचक रूप में सुनाने के लिए नीचे कुछ सुझाव दिए गए हैं जो लोक कथा को और भी आकर्षक बना सकते हैं। देखिए यहाँ पर क्या बोला गया है कि लोक कथाएं पहले लिखी नहीं जाती थी, बल्कि एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी तक मौखिक रूप से मतलब बोलकर या फिर सुनाकर ही पहुंचती थी। पहले लोग कहानियां सुनाया करते थे, उन्हें लिखा नहीं जाता था। सुनाने का तरीका बहुत रोचक होता था, जिससे सुनने वालों को आनंद आता था और कहानी याद भी हो जाती थी। सुनाने वाले की भूमिका अहम होती थी। वह इस तरह कहानी सुनाता था कि सबका ध्यान बना रहे। अब आपको क्या करना है? अब आपको अपनी टीम, अपने समूह के साथ मिलकर इस लोक कथा को रोचक ढंग से सुनाना है। जैसे अलग-अलग पात्रों की आवाज निकालना, हाव-भाव का प्रयोग करना, कुछ पंक्तियाँ याद करनी, भावपूर्ण तरीके से बोलना। सो इससे क्या होगा? आपकी कहानी आकर्षक और यादगार बन जाएगी। तो सुझाव का मतलब है कि आगे आपको कुछ तरीके बताए जाएंगे जिससे कहानी और भी प्रभावशाली लग सके। तो चलिए अब इन सुझाव को देखते हैं। कथा सुनाना। तो फर्स्ट है स्वर में उतार चढ़ाव। लोक कथा सुनाते समय स्वर में या आवाज में उतार चढ़ाव से उत्साह और रहस्य को निर्माण करें। जब लोक कथा में कोई रोमांचक या रहस्यमय पल हो तो स्वर धीमा या तीव्र कर सकते हैं। सो इसमें क्या बताया गया है कि लोक कथा को रोचक और प्रभावशाली ढंग से कैसे सुनाएं। जब आप या कोई व्यक्ति कहानी सुना रहा हो तो उसे सिर्फ शब्दों में नहीं बल्कि अंदाज, हाव भाव और आवाज के उतार चढ़ाव के साथ पेश करना चाहिए। सो इसमें बताया है कि कहानी में जब जोश या रहस्य वाला पल आए तब धीमी या तेज आवाज करके कहानी को रोचक बनाओ। नेक्स्ट है भावनाओं की अभिव्यक्ति। भावनाओं को प्रकट करने के लिए स्वर का सही चयन करें। जैसे खुशी, दुख, आश्चर्य आदि को स्वर के माध्यम से दर्शाए। मतलब खुशी हो तो मुस्कान, दुख हो तो गंभीरता, हैरानी हो तो उत्सुकता, ये सब आवाज में ना दिखनी चाहिए जब आप किसी को कहानी सुना रहे हो। तभी मजा आता है कहानी सुनने में, सुनाने में भी।
नेक्स्ट है लोक कथा के पात्रों के लिए अलग अलग स्वर। जब लोक कथा में अलग अलग पात्र हो तो हर पात्र के लिए अलग अलग स्वर, ऊंचा नीचा तेज धीमा आदि, इनका उपयोग किया जा सकता है ताकि उन्हें पहचाना जा सके। मतलब कैसे? जैसे कि राजा की आवाज भारी दिखाना, बच्चे की हल्की, डरपोक की डरी हुई, इसे श्रोता समझ पाएंगे कि कौन बोल रहा है। नेक्स्ट है हाथों और शरीर का उपयोग करना। इसमें बोला है जब आप लोक कथा में किसी घटना का वर्णन करें तब शारीरिक मुद्राओं और चेहरे के भाव का उपयोग किया जा सकता है। मतलब घटना बताते समय हाथों, चेहरों के भाव और शरीर की हरकतों का आपको यूज करना है। इससे कहानी और जिंदा लगेगी। नेक्स्ट है हास्य का प्रयोग। जब कोई हास्यपूर्ण या आनंददायक दृश्य हो तो चेहरे की मुस्कान और हंसी के साथ प्रस्तुत करें। तो इसमें क्या बोला गया है कि मजेदार हिस्सों को मुस्कान या हल्की हंसी के साथ सुनाएं ताकि सुनने वाले भी मुस्कुराए। नेक्स्ट है विवरणात्मक भाषा का उपयोग। लोक कथा में वर्णित स्थानों और पात्रों को इस प्रकार प्रस्तुत करें कि श्रोता उनकी छवि अपने मन में बना सके। मतलब जगह और पात्रों का वर्णन ऐसे करो कि सुनने वाला अपने दिमाग में उसका चित्र बना सके। अब नेक्स्ट है रोचक मोड़। एक दो बार लोक कथा के रोमांचक मोड़ों पर थोड़ी देर के लिए रुके या श्रोताओं में उत्सुकता होने दे। जैसे क्या आप जानना चाहते कि आगे क्या हुआ? मतलब जब कहानी में कोई दिलचस्प मोड़ आए तो थोड़ा रुको और लोगों की उत्सुकता बढ़ाओ। जैसे आगे क्या हुआ जानना चाहेंगे? इस तरीके से। और लास्ट बचा है संवादों को स्पष्ट और प्रासंगिक बनाना। पात्रों के संवाद इस तरह से प्रस्तुत करें कि वे मौलिक लगे। मतलब पात्रों के संवादों को इस तरह बोलो कि वे असली लगे, बनावटी नहीं। जैसे आप असल में बातचीत कर रहे हो, बिल्कुल ऐसा लगे। तो यहाँ पे हमने इसे कंप्लीट कर लिया। अब नेक्स्ट है कारक। तो इसे हम इस वीडियो में नहीं करेंगे। इसके आगे के जितने भी बचे हुए क्वेश्चंस हैं उन्हें हम सेकेंड पार्ट में कवर कर लेंगे। सो आपको ये वीडियो कैसी लगी कमेंट में ज़रूर बताना। अच्छी लगी तो लाइक करना, अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करना और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करना। थैंक यू।